इसमें क्या कह रहा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? चाप होती है, चापकर्ण होता है, व्यास होता है, इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो होती है व्यास। अब जीवा क्या होता है देखो, जैसे ये हमारा एक वृत्त है, ये क्या है हमारा वृत्त है, ठीक है। ये जो हम लोग है ना, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से, अगर इस तरह से हम एक लाइन खींचें, ठीक है, वृत्त की एक परिसीमा से, यानी एक, ये जो परिधि है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जब हम एक लंबी रेखा खींचते हैं, रेखाखंड खींचते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ये हमारा जीवा है, ठीक है। तो जो जीवा होता है, सबसे बड़ी जीवा क्या होगा? वो केंद्र से होता हुआ व्यास, जो ये व्यास, इसको व्यास बोलते हैं। यहाँ से लेकर इस परिधि के इस बिंदु से लेकर केंद्र होता हुआ दूसरे बिंदु तक अगर जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो इस वृत्त का सबसे बड़ी जीवा ये व्यास होती है, ठीक है। बाकी छोटे छोटे, अब इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो व्यास से छोटा हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात? तो ये हम लोग का जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। चाप किसको कहते हैं? चाप पता है ना आप लोग को? इस तरह से जो हम लोग, ये हमारा चाप है, इस तरह से ऐसे जब लोग हम लोग एक ऐसे खींचेंगे, प्रकार की सहायता से जब खींचेंगे ना, तो इसको हम लोग चाप बोलते हैं। और ये एक पूर्ण चाप जब खींचते हैं तो ये हम लोग का वृत्त बन जाता है ना। समझ में आई बात? चापकर्ण क्या होता है? चापकर्ण भी जीवा को ही चापकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग चापकर्ण भी बोलेंगे और जीवा भी बोलेंगे। तो सबसे बड़ी जीवा की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी जीवा हो जाएगा व्यास। व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है, इससे छोटी, इससे बाकी जितने भी जीवा होंगे वो छोटी ही होंगे।